हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश दर्जी और आज के लेक्चर में बात करनी है परसेंटेज की। परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है जिसको हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिकली हमें उसका मीनिंग तो पता ही है कि पर 100 पे हम जो पार्ट लेते हैं उसको हम परसेंटेज लेते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें क्या करना है कि परसेंटेज से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर वैसे एक प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू देखे ना तो बहुत जगह पे यूज होता है। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी कोई भी एग्जाम आती है, राइट। तो उसमें जो कट ऑफ वगैरह या फिर कोई भी आपका रिजल्ट जो होता है वो परसेंटेज के बेस पे भी होता है, ठीक है। देन हम बात करें तो जो एनालिसिस करते हैं डेटास का, तो एनालिसिस है, देन कंपेरिजन है, वो सब भी परसेंटेज में ही होता है। अकाउंट्स है, स्टॉक मार्केट है, तो वहां पे भी ये परसेंटेज वगैरह बहुत यूज होता है, राइट। इसीलिए परसेंटेज चैप्टर आना बहुत जरूरी है। परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिक्सचर एलिगेशन, तो वहां पे भी एक बेसिक चैप्टर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर आएगा तो ही आने वाले चैप्टर्स आपको आएंगे, राइट। जब तक परसेंटेज चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है तब तक आने वाले चैप्टर्स में आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहोगे। और एक सच्ची बात है कि अगर परसेंटेज चैप्टर नहीं आता है ना तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो परसेंटेज चैप्टर आपका एक बेस फॉर्म कर रहा है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, राइट। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के लिए बेसिक्स क्या होता है। मैंने यहाँ पे कुछ 100 बॉक्स ड्रॉ किए हुए हैं 10 by 10 बॉक्सेस के, ठीक है। मैं क्या करता हूं अभी यहाँ पे कि कुछ बॉक्सेस को हाईलाइट करता हूं, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है। राइट नाउ कितने बॉक्सेस सिलेक्टेड हैं आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 100, ठीक है। तो इसको किस तरीके से हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि 8% बॉक्सेस आर सिलेक्टेड। सो क्यों 8% बोला मैंने, बिकॉज आउट ऑफ 100 है इसीलिए। तो याद रखना है परसेंटेज के लिए अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको 100 से आपको निकालना होगा कुछ भी, राइट। तो वो आपका परसेंटेज रहेगा। अगर मैं ज्यादा बढ़ा देता हूं और यहाँ पे, ठीक है, सो अगेन ये कितने परसेंटेज हो जाएंगे, 11% हो जाएंगे, राइट। ओके, नाउ मैं क्या करता हूं यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस को यहाँ पे निकाल देता हूं, ओके। तो नाउ अभी आप यहाँ पे देखो कि कितने बॉक्सेस हैं, तो आप देखोगे तो कॉलम देखो 1 2 3 4 5 6 7 और रो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 by 7 मतलब कुल मिला के अभी यहाँ पे 70 बॉक्सेस है, ठीक है। नाउ 70 बॉक्सेस में से कितने बॉक्सेस हाईलाइटेड है, यहाँ पे मैं कुछ बढ़ा देता हूँ जो पहले थे उसमें से, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखोगे तो कितने बॉक्सेस सिलेक्टेड है, 5 5 5 15 बॉक्सेस सिलेक्टेड है। 15 बॉक्सेस आर सिलेक्टेड आउट ऑफ 70, ओके। परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, जनरली 100 में से निकालना होता है, बट यहाँ पे तो 100 नहीं है, यहाँ पे तो कितना है 70 है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 70 बॉक्सेस में से कितने सिलेक्टेड है, 15। तो 100 अगर बॉक्सेस होते तो कितना होता, दैट विल बी योर परसेंटेज। कितना होगा 15 into 100 by 70, so this will be 150 by 7%। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का, राइट। अब करते हैं कुछ और बेसिक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो उसका मीनिंग क्या समझना है आपको, मतलब आपको उसको नंबर के फॉर्म में लिखना है। बेसिकली हम उसको फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूं, हमें कोई अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब क्या कि p by q फॉर्म, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो आपको कोई भी परसेंटेज दिया हुआ, सपोज 15% दिया हुआ है, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 15 डिवाइडेड बाय 100 करना है, ठीक है। नाउ इट इज नॉट एग्जैक्ट फ्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन है, तो कॉमन 5 5 है तो 5 5 ऊपर नीचे उड़ा दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। तो 15% को 3 by 20 के फॉर्म से लिखा जाता है, ओके ओके। दूसरा कुछ देखें, सपोज मेरे पास 35% है, सो 35% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 35 by 100 दैट विल बी इक्वल टू 7 by 20, ठीक है। सो इस तरीके से आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। नाउ सपोज मेरे पास कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जैसे कि मैं ले लेता हूं कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन,
23.3/5%। ठीक है, नाउ इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो क्या करेंगे, तो पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को p/q को फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सपोज सबसे पहले क्या करेंगे, 3/5 को सिंपली लैंग्वेज में लिख लेंगे। लाइक कैसे करते हैं इसको, 23 × 5 + 3, राइट, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे। सो 23 5 जा 115 + 3/5 दैट इज 118/5 होता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें 118/5% दिया होता है। ठीक है, नाउ इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, सेम 100 से डिवाइड कर देना है इसको। 100 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। ओके, सो नाउ ये फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, अगर कुछ निकाल सकते हैं इसमें देखो। सो सबसे पहले 2 से निकाल सकते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ 59 इज अ प्राइम नंबर, सो कुछ नहीं हो सकता, तो उसको लिख लेंगे 59/250। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज 23.3/5%, राइट। सो आई होप अभी आपको क्लियर है कि कोई भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो आप किस तरीके से कर सकते हो। ओके, नाउ हम देखते हैं कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो फ्रैक्शन को आप किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं 4/5। परसेंटेज टू फ्रैक्शन करने के लिए क्या कर रहे थे, 100 से डिवाइड कर रहे थे। सो यहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। सो यहाँ पे आप करोगे तो ये हो जाएगा 80%। ठीक है, ओके। देन सेकेंड को एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं ले लेता हूँ 17/25। ये फ्रैक्शन को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो मैं क्या करूँगा, 17/25 इंटू 100 कर लूँगा। सो दिस इज 4 एंड दिस विल बी 68%। ठीक है, ओके। नाउ मैं अभी यहाँ पे कोई एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर ले लेता हूँ 6/5। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये फ्रैक्शन देखो और ऊपर वाले 2 फ्रैक्शन देखो। ठीक है, डिफरेंस क्या हो रहा है दोनों में, जो न्यूमरेटर है इस नए वाले केस में वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ठीक है, सो क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले इसमें अगर फ्रैक्शन आपको निकालना है तो 6 को 5 से डिवाइड करोगे, है ना, तो क्या बचेगा, 6 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचता है। तो उसको हम जनरली इस तरीके से लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली अगर मुझे 1 है मेरे पास, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 100% ही आएगा ना, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो आपका जो परसेंटेज होगा वो 100 से ज्यादा जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमें किसका करना है, तो फिर 1/5 का ही करना है। सो 1/5 का कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20% हो जाएगा। सो 1 का 100%, 1/5 का 20%, तो इन शॉर्ट ये 120% है। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लाइक 6/5 है तो 6/5 इंटू 100 दिस विल बी 120%। बट मुझे ये एक्चुअली समझाना था आपको, है ना, ये सब समझाना था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से किया, अदरवाइज आप डायरेक्ट ही ऐसे कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो अभी हमने अपने परसेंटेज के 2 बेसिक्स देखे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं एंड फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ और देखते हैं आगे। नाउ हमें अभी ऐसी चीज देखनी है कि जो आपको रात को भी अगर 3 बजे पूछे ना तो आ जानी चाहिए, वो क्या है वो देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उसमें हमने क्लियरली देखा कि 1 मतलब क्या होता है, 100%। ठीक है, सो 1 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 50% हो जाएगा। ठीक है, 1/3 क्या होता है, सो 1/3 का परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 100/3 आएगा, राइट। सो 100/3 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, ऐसा लिखना पड़ेगा 33 1/3%, या फिर आप उसको लिख सकते हो 33.33%, वो चलता जाएगा, राइट। बट बेसिकली मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमें याद रखना होता है क्योंकि वो काम का होता है। ठीक है, सिमिलरली 1/4 होगा तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा,
25% आएगा। या फिर सीधा समझ सकते हो ना, 1/4 क्या है, 1/2 का आधा, 1/2 50% था तो उसका आधा 25 हो जाएगा, है ना। ओके, नाउ 1/5 है, 1/5 मतलब कितना परसेंटेज होगा, देखो 1 मतलब 100% होता है, उसका 5th पार्ट मतलब 20% हो गया। देन 1/6 क्या होता है, सो 100/6 होगा, 100/6 मतलब 2 से अगर काट दोगे तो 50/3 आएगा, और उसको फिर मिक्स डेसिबल में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 16 2/3%, या फिर आप उसको लिख सकते हो 16.66%, चलता जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ 1/7 मतलब 100/7 होगा, कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, कुछ ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो उसको हम ऐसा लिखना पड़ेगा 14 2/7%, ठीक है। देन या फिर उसको आप लिखोगे तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 14.2857714, चलता जाएगा, ठीक है। 1/8 क्या होता है, 100/8 करोगे, 100/8 करोगे तो ये आएगा आपका 12.5%। सीधा समझ सकते हो कि हाफ का आधा किया था तो 25% आया था, 1/4 का आधा करोगे तो 1/8 आएगा, तो 25 का आधा करोगे तो 12.5 आ जाएगा। ओके, नाउ 1/9% क्या होता है, 100/9 करोगे, है ना। सो 100/9 करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 11.1111 चलता जाएगा, ठीक है। देन सिंपली 1/10 क्या होता है, दिस विल बी ऑब्वियसली 10% सिंपल, एंड द लास्ट 1/11 कितना रहेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देखो, 1/9 का हमने क्या किया था, 11.111111 आ रहा था, तो 11 की जगह पे 9 रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा 9.0909% आता रहेगा, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक है, ये ऐसे फ्रैक्शंस और परसेंटेज है जो आपको रात को सोते टाइम भी पता होना चाहिए, अगर रात को कोई पूछ लेना तो भी आप तुरंत आंसर दे सको, ये ऐसे फ्रैक्शंस है। ये ऐसे फ्रैक्शंस हम सिंप्लीफिकेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वहां पे यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको क्या दिया जाएगा, परसेंटेज दिया जाएगा, और जनरली परसेंटेज के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है या फिर लेंथी हो जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं हम वहां पे कि हम वहां पे जो भी परसेंटेज दिए जाते हैं उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके काम करते हैं। तो इसलिए अगर इतने फ्रैक्शन आपको पता है ना तो आप कोई भी एग्जाम्पल फटाफट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अभी इससे कुछ डेरिवेटिव्स बन सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 1/3 33.33% होता है, तो 2/3 क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा 66.66%, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 को तो 3/3 दैट विल बी 100%, ठीक है। सिमिलरली 1/4 25% था, उसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2/4 हो जाएगा, और 2/4 मतलब अगेन 1/2 हो जाएगा, राइट, तो वो तो है ही पता 50%। बट सपोज 1/4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 3/4, और 3/4 मतलब क्या हो जाएगा 1/4 25% था, तो 3/4 मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 75% हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। देन सिमिलरली 1/5 25% था, तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%, 3/5 कितना हो जाएगा 60%, 4/5 क्या हो जाएगा 80%, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन है ना बहुत यूज होते हैं, ठीक है। हमें जो एग्जांपल दिए जाते हैं इसमें कहीं ना कहीं ऐसे परसेंटेज दिए जाते हैं, तो आपको कभी भी ऐसे कोई परसेंटेज जहां पे भी दिखते हैं उसको आप इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो एग्जांपल फटाफट होगा, राइट। ओके, आगे बढ़े। 1/6 था, 1/6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2/6 आएगा, एंड 2/6 इज इक्वल टू 1/3, तो वो तो है ही पता, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3/6 होगा, 3/6 मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 तो 50% पता ही है। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4/6 होगा, 4/6 मतलब 2/3, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है 66.66, है ना। बाकी क्या बचा तो 5/6, सो 5/6 क्या होगा, सो 5/6 भी बहुत यूज होता है, ठीक है। सो हमें पता है कि 1/6 मतलब 16.66% होता है, उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो नंबर है उसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा 83.33% चलता जाएगा वो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज और फ्रैक्शन है जो आपको याद रखना है, बहुत यूजफुल होने वाला है ये फ्रैक्शन परसेंटेज, ठीक है। 7 वाले को छोड़ दो क्योंकि ये ज्यादा आता नहीं है इसलिए उसको जाने देते हैं। ओके, 1/8 12.5% है,
उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, एंड 1/4 इज 25%, पता ही है। सिमिलरली इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8 हो जाएगा। नाउ 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 12 3 जा 36, 5 3 जा 15, तो 1.5 ऐड करना पड़ेगा 36 में, सो आएगा 37.5%। सिमिलरली 4/8 करेंगे तो 4/8 मतलब हाफ हो जाएगा। 5/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 62.5%। सिमिलरली 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6/8 होगा, एंड 6/8 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 तो पता ही है, हमने कहीं पे अभी किया था हमने, ये रहा, ठीक है। देन 7/8, 7/8 का फ्रैक्शन परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा कर सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, आपको पता ही है कि 1 मतलब 100 होता है और 7/8 मतलब 1 कम है 8 में से, तो 1 क्या होता है 12.5% होता है ना। सो 100 में से 12.5 माइनस कर दो तो आएगा 87.5%। ओके, तो आपको इतने फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। ऐसा हो तो इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, बट इसको आपको याद रखना है, ठीक है, आगे जाके बहुत काम आने वाला है। ओके, सो ये हो गया पूरा बेसिक्स परसेंटेज के लिए। यहाँ पे हम कोई भी इक्वेशन याद नहीं रखने वाले हैं, जस्ट ये फ्रैक्शन और परसेंटेज ही इनफ है परसेंटेज के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए। बाकी जो होगा वो कॉन्सेप्ट से होगा, आप किस तरीके से लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर परसेंटेज के एग्जाम्पल्स। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, 20 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25% ऑफ 800। मतलब क्या करना है, 20 इसके साथ कुछ x मल्टीप्लाई करना है कि जिसकी मदद से 25% ऑफ 800 आ पाए, ठीक है। ओके, हमने अभी क्या देखा था, 25% मतलब क्या होता है, 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि लाइक 25 इंटू 800/100, है ना। अभी तो हमें पता ही है कि परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होता है, तो सीधे 25% मतलब क्या होता है 1/4, और 800 का 1/4 कितना होता है 200। सो 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 200। यहाँ पे 0 गया, 0 गया, ये हो गया कैंसिल, कैंसिल 10। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। सो ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। सो अगर आपको अभी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप परसेंटेज और फ्रैक्शन को याद रखो, उसके बाद ये अभी कोई एग्जांपल सॉल्व करो, क्योंकि हम कुछ 20 से 25 एग्जांपल देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना बहुत जरूरी है। और सेकंड एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैंने पहले बोलना भूल गया था, कि आपको 1 से 20 के टेबल एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है, 1 से 20 के स्क्वायर्स भी आने चाहिए, तो ही फिर आप मैथ्स क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल, व्हाट इज 40% ऑफ 40% इक्वल टू, मतलब 40% ऑफ 40% कितना परसेंटेज होगा, क्योंकि ऑप्शंस आपके परसेंटेज में है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो कि आप फ्रैक्शन में निकालो तो 100 लिखोगे, ऑफ 100 मल्टीप्लीकेशन 100 लिखोगे, तो जो आपको आंसर अभी आएगा वो एक फ्रैक्शन आएगा। क्या आएगा, देखो यहाँ पे आप करोगे तो 16/100 आएगा। ये क्या आया, एक फ्रैक्शन आया। ये फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो आंसर क्या आएगा, दिस विल बी 16%, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि आपका 16/100 इज अ फ्रैक्शन, दिस इज 0.16, ठीक है। सो आपको तो फ्रैक्शन में, आपको तो क्या चाहिए परसेंटेज में चाहिए, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल, राइट। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, अ स्कूल मिनी बस ब्रेक्स फ्रॉम 60 miles per hour to 40 miles per hour. What is the percentage decrease in the speed? ओके, ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखो क्या है, परसेंटेज डिक्रीज इन स्पीड पूछा है। ओके, सो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी उसकी 60 थी, नई कितनी हो गई आफ्टर डिक्रीजिंग 40 हो गई, राइट। कितना डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कितना हुआ यहाँ पे 20 हुआ। ओके, ओरिजिनल कितना था, ये था। ओके, नाउ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आपको याद रखना है कि जब भी परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज इंक्रीज ऐसा कुछ भी आए तो क्या करना होता है, तो लाइक परसेंटेज डिक्रीज पूछा है हमें, तो परसेंटेज डिक्रीज का इक्वेशन क्या होता है, दिस डिक्रीज कितना हुआ वो, और ओरिजिनल नीचे कितना था वो, इससे एक फ्रैक्शन मिलेगा, वो फ्रैक्शन को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, राइट।
सो परसेंटेज डिक्रीज यहाँ पे कितना होगा, डिक्रीज हो रहा है 20, ओरिजिनल कितना था 60, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, दिस विल बी 1/3 इंटू 100, 100/3, और 1/3 तो हमें पता ही है, दिस इज 33.33%। सो आंसर आएगा आपका ये 33.33%। ठीक है, सो आर यू गेटिंग नाउ कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, परसेंटेज डिक्रीज इन स्पीड, परसेंटेज इंक्रीज, सो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज वगैरह पूछा है, तब आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट दी 25% इंक्रीज। क्या पूछा है, परसेंट डिक्रीज इन सैलरी। तो अभी लास्ट एग्जांपल में जैसे देखा वैसा ही कुछ करना है, बट अलग क्या है यहाँ पे कि ऐसा बोला गया है कि सैलरी में क्या किया गया, पहले 25% इंक्रीज किया गया। ठीक है, अभी करना क्या है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट द 25% इंक्रीज। 25% इंक्रीज किया था, अभी वापस उसको कम करना है और ओरिजिनल जितना था उतना लाना है। ठीक है, सो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो 100 थी। ठीक है, उसमें क्या किया, 25% इंक्रीज हुआ, राइट। सो कितनी हो जाएगी अभी, 25%, 100 का 25% 25 ही होता है, राइट। सो ये हो जाएगी 125 सैलरी, राइट। नाउ क्या है, ये ओरिजिनल सैलरी थी, ठीक है, और ये क्या आई, न्यू सैलरी आफ्टर 25% इंक्रीज। हमें क्या करना है, ये 125 को अगेन हमें 100 लाना है ना। तो कितना डिक्रीज करना है, 25 रुपीज डिक्रीज करना है, और है कितनी वैसे एग्जैक्टली अभी न्यू कितनी है, 125 है। ठीक है, तो प्रश्न का एम क्या है कि डिक्रीज करनी है सैलरी में, तो हमारा नीचे यहाँ पे रेफरेंस क्या आ जाएगा, जो न्यू सैलरी है वो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना डिक्रीज करना है वो यहाँ पे लिखेंगे, और नीचे नई कितनी है वो लिखेंगे, इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो डिक्रीज कितनी हुई है 25, थी कितनी 125। ओके, तो यहाँ पे आप करोगे तो आंसर आएगा आपका भी आप 20%। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि आपने यहाँ पे कितना इंक्रीज किया था, 25% इंक्रीज किया था। तो डिक्रीज आपको 25% नहीं करना है, आपको 20% डिक्रीज करना है। क्यों ऐसा हुआ कि जब सैलरी 100 थी तब 25% इंक्रीज किया, तो 25% इंक्रीज में 100 आपका बेस था, राइट। अभी आप क्या करोगे, 20% डिक्रीज करोगे, बट 20% डिक्रीज में आपका बेस कौन सा है, 125 है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे अलग आंसर आएगा, क्योंकि अगर आप देखो 125 का अगर आप 25% करने जाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 से भी नीचे आ जाएगा आंसर फिर, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 20% आंसर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम 25% इंक्रीज करते हैं तो वापस ओरिजिनल लाने के लिए 25% डिक्रीज नहीं करना पड़ता है, कम करना पड़ता है, राइट। तो एक शॉर्टकट ट्रिक है ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व करने की। देखो हमें पता है, एक मतलब 100%, 2 मतलब 50, 3 मतलब 33.33%, 4th मतलब 25%, 1/5 मतलब 20, 1/6 मतलब 16.66%, 1/7 मतलब 14.2857%, 1/8 मतलब कितना था 12.5%, 1/9 मतलब कितना था 11.11%, एंड 1/10 कितना था 10%। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, 25% इंक्रीज हुआ। देखो 25% इंक्रीज हुआ, आपको क्या करना था, आपको डिक्रीज करना था ना, आपको डिक्रीज करना था, तो आपको डिक्रीज कर लिया आपने, तो ये रहा आपका आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए अगर आपको फ्रैक्शन परसेंटेज पता हो ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। आपको 25% इंक्रीज बोला हुआ था, आपको क्या करना था, उसको डिक्रीज करना था, तो आपने डिक्रीज कर दिया, तो 20% आएगा नीचे। तो 25 के नीचे जो आ रहा है वही एक्चुअली आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा होता, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरीज वुड एग्जैक्टली कैंसल आउट दी 12.5% इंक्रीज, तो 12.5% इंक्रीज हुई सैलरी को अभी कम करना है, तो आपको कितना कम करना पड़ता, 11.11% कम करना होता। अगर 12.5% की जगह पे आपका 50% दिया होता, 50% इंक्रीज कर रहा था, अगर डिक्रीज करना था तो आपको 33.33% डिक्रीज करना पड़ता। ठीक है, सो इस तरीके से भी आप ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब देखते हैं 5th एग्जाम्पल। ए सैलरी इज 20% ऑफ बी सैलरी
विच इज 25% ऑफ सी सैलरी। देखो ये इंग्लिश लैंग्वेज को आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या बोला गया है कि ए की सैलरी बी की सैलरी के 20% है, विच इज 25% ऑफ सी सैलरी। यहाँ पे विच वर्ड यूज किया जाता है बी के लिए, ए के लिए नहीं यूज हुआ है। मतलब क्या बोला गया है कि ए सैलरी इज 20% ऑफ बी सैलरी, विच इज 25% ऑफ सी सैलरी। मतलब बी की सैलरी कितनी है, 25% ऑफ सी सैलरी। ओके, फाइंड क्या करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। ओके, व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। ए की सैलरी पूछी गई है, व्हाट परसेंटेज ऑफ सी सैलरी, सी के सैलरी के रिस्पेक्ट में। तो आपको ये फ्रैक्शन फाइंड करना है ए बाई सी का। ठीक है, ए बाई सी का यहाँ पे मतलब क्या होगा कि सी की सैलरी का कितना प्रतिशत जो है वो ए की सैलरी है, राइट। सो ए बाई सी फ्रैक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले हमने अभी जो सीखा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उसकी मदद से अगर ए को मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो मैं बी बाई 5 लिख लूंगा। ठीक है, सिमिलरली बी इज इक्वल टू ये सी बाई 4 लिख लूंगा। देखो अभी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन पता होना चाहिए ये ऐसा। ठीक है, नाउ मुझे क्या करना है, ए बाई सी फ्रैक्शन लाना है। बट हम देखेगा ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, तो मैं ए और सी का रिलेशन इनडायरेक्टली एस्टैब्लिश कर सकता हूं ना। ओके, सो मेरे पास क्या था कि ए इज इक्वल टू बी बाई 5 है, बी इज इक्वल टू सी बाई 4 है। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लाइक बी इज इक्वल टू सी बाई 4 और यहाँ पे 5 है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, ए इज इक्वल टू सी बाई 20 आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, ए बाई सी। सो ए बाई सी क्या हो जाएगा, 1/20। राइट, नाउ ए बाई सी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। राइट, सो आंसर क्या आएगा आपका, अभी आपका 5%। सो सी की सैलरी का 5% जो है वो ए सैलरी है, इसका मतलब ऐसा हुआ। सो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5%। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल को आपको फिल करके भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, कि ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स से तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं, उसको जितना प्रैक्टिकली और जितना फिल करके करोगे ना उतना आपका मजा आएगा मैथ्स करने में। ठीक है, देन 6th क्वेश्चन, ए स्कोर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, बी स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन 35 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, द पास परसेंटेज इज कितने हैं। क्वेश्चन पता चला आपको, क्या बोला गया है कि ए ने 30% मार्क्स किए बट वो फेल हो गया, 15 मार्क रह गए, मतलब जितने पासिंग मार्क चाहिए थे उससे 15 मार्क्स ए के कम आए। बी ने 40% स्कोर किए बट ही ऑब्टेन 35 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, पासिंग मार्क्स से 35 मार्क्स ज्यादा आए। तो पूछा गया है कि भाई पासिंग परसेंटेज कितना था। देखो इसको थोड़ा ग्राफिकली समझो, ऐसे क्वेश्चन आते रहते कभी कभी एग्जाम्स में। तो आपको क्या करो, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये 0 मार्क्स है और ये मैक्सिमम मार्क्स है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स की जितने उतने में से उतने आने चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम मार्क 500 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। 200 में कुछ मार्क्स आ रहा है, 500 में से कुछ मार्क आ रहा है, तो दैट इज मैक्सिमम मार्क। ओके, सो ए ने कितने स्कोर किया, 30% है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए का स्कोर जो 30% है। ठीक है, देखो यहाँ पे परसेंटेज लिख रहा हूँ मैं, मार्क्स नहीं लिख रहा हूँ। एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, और बी स्कोर 40% मार्क्स, बी ने 40% स्कोर किया तो लगभग बी यहाँ पे आएगा, उसने 40% स्कोर किया बट वो पास हो गया। देखो अभी ये लाइन पे हम कैसे लिखेंगे, ए स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स, तो डेफिनेटली पासिंग परसेंटेज से उसके 15 मार्क्स कम आए। सपोज ये पासिंग मार्क है, ठीक है, पासिंग मार्क्स से उसके डेफिनेटली कितने कम आए हैं, 15 मार्क्स कम आए हैं। और बी के पासिंग से कितने मार्क्स ज्यादा आए हैं, 35 मार्क्स ज्यादा आए हैं, इसलिए मैंने ए और बी के बीच में ये पासिंग लाइन की। ठीक है, तो ये पासिंग परसेंटेज कितना है ना वो फाइंड करना है। ऑब्वियसली देखो 30 और 40 के बीच में ही आने वाला है आंसर, है ना, क्योंकि इसने 30% स्कोर किया, बी ने 40% स्कोर किया, ए फेल हो गया, बी पास हो गया, तो आपका आंसर जो होगा वो डेफिनेटली 30 और 40 के बीच में ही आएगा। राइट, तो ऑप्शन से देखो ना, तो बी कैंसिल हो जाएगा, डी भी वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ए और सी में से ही कोई आंसर आने वाला है ना। सो देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, हमें डेटा ऐसा दिया हुआ है कि 30% और 40% है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10% का डिफरेंस है, और मार्क्स में कितना डिफरेंस है, 50 मार्क्स का डिफरेंस है। ओके, ये 50 मार्क्स किसके, मैक्सिमम मार्क के 50 मार्क्स, और परसेंटेज भी कितने हैं, मैक्सिमम मार्क के 10%। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ,
10% ऑफ मैक्सिमम मार्क इज इक्वल टू 50। पता चला, क्योंकि ये भी 10% का डिफरेंस है और 10% का डिफरेंस ऑलरेडी बोला हुआ है 50, ठीक है। बट ये लाइन किसकी है, मैक्सिमम मार्क्स की लाइन है ना, सो इसलिए मैंने लिखा 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क 50। अब ये 10% मतलब पता होता है 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है। सो 1/10 ऑफ मैक्सिमम मार्क इज इक्वल टू 50। तो मैक्सिमम मार्क हो जाएंगे 500, मतलब जो भी ये एग्जाम होगी वो 500 मार्क की एग्जाम है, ऐसा समझ सकते हो, राइट। पासिंग परसेंटेज पूछा है, ओके। पासिंग परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये 30% ए ने स्कोर किया है, ए ने स्कोर कितना किया है, 30% स्कोर किया है, किसका, मैक्सिमम मार्क का। सो 500 के 30% कितने हो जाएंगे, 30% ऑफ 500 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 150। देखो कैलकुलेट नहीं करना है, 30/100 इंटू 500 करो, पता ही है कि 500 है, 100 नीचे आने वाला है तो ऊपर नीचे 0 कैंसिल ही होने वाले हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स में आप जितना कैलकुलेशन अपने दिमाग में करोगे ना उतना आप फटाफट ग्रो करोगे, ठीक है। सो ए का क्या कितना हो जाएगा, ए का 150 स्कोर हुआ, बट वो फेल कितने मार्क्स से हो गया था, 15 मार्क्स से फेल हो गया था। अगर उसके 15 मार्क्स ज्यादा होते तो वो पास हो जाता, मतलब अगर उसके 165 मार्क्स होते तो वो पास हो जाता। उसका मतलब क्या हुआ कि 165 जो है वो पासिंग मार्क्स है ना। बट हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया कि पास परसेंटेज क्या होना चाहिए, ठीक है। सो पास परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करूंगा मैं, पासिंग मार्क्स कितने दिए हैं वो लिखूंगा, मैक्सिमम मार्क कितने दिए हुए हैं 500, ये फ्रैक्शन निकालूंगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। पासिंग परसेंटेज पूछा है तो ऑलवेज हम पता ही है स्कूल से कर रहा है ना, स्कूल से हम कर रहे हैं कि पासिंग परसेंटेज कैसे जीने जाते हैं, वो से ही मैंने यहाँ पे किया, ओके। नाउ यहाँ पे आप देखो 0 0 निकाल दो तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर आंसर आएगा आपका 33%। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे एग्जाम्पल आते रहते हैं मोस्टली एग्जाम्स में, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था यार, 6th एग्जाम्पल। 7th क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर, इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 देन द लार्जर नंबर इज व्हाट। ओके, पहले तो बोल दिया गया कि एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस 20% है, ओके। सो लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर, उन दोनों के नंबर का डिफरेंस क्या है, 20% ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 20% पता होता है 1/5 होता है, तो L माइनस एस क्या हो जाएगा, L/5 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसको मैं सॉल्व करूँ तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये 4L/5 इज इक्वल टू एस होगा, है ना। सो L अभी हमें पता है स्मॉल नंबर दिया हुआ है 20, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो 4L/5 इज इक्वल टू 20, उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 25, ठीक है। सो लार्जर नंबर आपका 25 है, सो ये गया आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल था ये, सिर्फ परसेंटेज के बेस पे ही था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 18 and 25 year of age. In an election, 75% of those eligible to vote who are between 18 and 25 actually voted. In that election, the number of persons between 18 and 25 who actually voted was what percentage of those eligible to vote. Okay. तो क्या है यहाँ पे, थोड़ा इंग्लिश का भी चक्कर आ गया है यहाँ पे, है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसे एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जैसे जैसे सेंटेंस पढ़ते जाते हो वैसे वैसे कुछ मैथमेटिक फॉर्म में उसको लिखते जाओ, ओके। क्या बोला गया था सबसे पहले यहाँ पे, 15% ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 18 and 25 years of age. ओके, मैं क्या ले लेता हूँ, पीपल जो एलिजिबल है, एलिजिबल लोग मैं ले लेता हूँ 100, अपनी इजी वे हो जाए इसलिए मैंने उसको 100 ले लिया, राइट। नाउ क्या बोला गया है, पीपल एलिजिबल टू वोट 100 है, उनके जो 15% है वो 18 से 25 साल के बीच में है, तो 100 का 15% 15 होगा। सो 15 लोग कैसे हैं, जो 18 and 25 ईयर्स के बीच में आ रहे हैं, ऐसे 15 लोग हैं, ओके। नाउ इलेक्शन में क्या हो रहा है, 75% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट हु आर बिटवीन 18 and 25 एक्चुअली वोटेड,
ओके, सो क्या बोला गया कि 18 और 25 में से जो वोट के लिए एलिजिबल थे वो तो 15 ही थे, और 15 के भी 75% ने ही वोट डाला। ओके, नाउ 75% पता होता है फ्रैक्शन 3/4 होता है, सो 15 का 3/4 कितना हो जाएगा, 45/4 हो जाएगा, है ना। सो 45/4 जो पीपल है वो लोग एक्चुअली वोट दे रहे हैं। सो लिख लेता हूं यहां पे, एक्चुअली वोटेड। एक्चुअली वोटेड कौन, जो 18 से 25 साल के जो थे वो लोग, राइट। नाउ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन 18 एंड 25 हु एक्चुअली वोटेड, मतलब ये 45/4, ठीक है, वॉज व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट। मतलब क्या क्वेश्चन में ऐसा बोलना चाह रहा है कि एक्चुअली वोटेड जो 18 से 25 साल के बीच में है, व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल कितने लोग थे, ठीक है। एस को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज फाइंड करना है। सो एक्चुअली वोटेड कितने हैं, 45/4। एलिजिबल कितने हैं, तो हमने काउंट, एलिजिबल कितने हैं तो एलिजिबल काउंट किया हमने 100 है, ठीक है, तो एलिजिबल 100 है, परसेंटेज के लिए 100 में कन्वर्ट करना होता है। सो 100 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 45/4, दिस इज 11.25%, राइट। सो ये होगा आपका आंसर सी, ठीक है। सो याद रखना है, ये बेसिक फंड है, आप एग्जाम्पल तो सॉल्व कर लोगे, बट पूछा क्या गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट हु एक्चुअली वोटेड वाज, ठीक है। सो कितने लोगों ने वोट दिया 18 से 25 साल में, उसका प्रतिशत पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू पीपल एलिजिबल टू वोट, राइट। सो आई होप अभी आपको ये 8 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अ मैन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 12% ऑन हाउस रेंट, 28% ऑफ मिसलेनियस। If the savings at the end of month is ₹810, then man's total income is what? Okay, मैं क्या करता हूँ, सब परसेंटेज में आगे दिया हुआ है, मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे कि सपोज इनकम जो है वो ऑब्वियसली 100% है ना। इनकम में से ही कुछ एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। क्या एक्सपेंसेस क्या क्या हो रहे हैं यहाँ पे, देखो एग्जाम में आपको लिखना नहीं होता, एग्जाम में तो सिर्फ आपके डिजिट्स ही दिखने चाहिए, ये सब अल्फाबेट्स वगैरह नहीं दिखने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। इनकम 100% है, मैन स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 12% ऑन हाउस रेंट, 28% ऑफ मिसलेनियस। तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो रहा है इसका, टोटल एक्सपेंस जब देखो तो टोटल एक्सपेंसेस इसका हो रहा है 70%, राइट। बचा कितना, 30% बचा, 100 माइनस 70 इतना बचा 30%, तो 30% वो सेविंग कर रहा है डेफिनेटली, राइट। नाउ क्या बोला गया है, इफ द सेविंग एट द एंड ऑफ द मंथ इज ₹810, नाउ सेविंग ऑलरेडी बोला दिया है कि 810 है, ओके, और वो सेविंग कितना है 30% ऑफ द टोटल इनकम, राइट। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया 30% ऑफ इनकम इज इक्वल टू सेविंग इज इक्वल टू 810, ये सब सेविंग का ही हो रहा है ना। 30% ऑफ इनकम मतलब 30/100 इंटू इनकम करोगे इज इक्वल टू 810। सो इनकम कितनी हो जाएगी इसकी फिर 810 इंटू 100/30, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2700। सो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये तो सिंपल एग्जांपल था जिसमें आपने सबसे पहले एक्सपेंसेस निकाल दिए, इनकम में से माइनस कर लिया तो आपका सेविंग आ गया, और सेविंग ऑलरेडी आपको नंबर्स में भी दिए हुए थे, हमने परसेंटेज में निकाला था 30% और नंबर में दिया हुआ था, तो हमने फिर उसको कंपेयर कर लिया इस तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया 9th एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 10, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 15%, then by how much the household should decrease their consumption so as to keep his expenditure same। देखो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू भी आप समझ सकते हो इसको। जैसे कि आपके पास अभी देखो पेट्रोल की प्राइस है, ठीक है, आपका हमेशा बजट रहता है कि आप 100 रुपीज़ का पेट्रोल पुरवाते हो, ठीक है, एक वीक में। सो क्या होता है कि पेट्रोल की जब से बढ़ने लगती है तब आप तो 100 रुपीज़ अपना मेंटेन रखते हो क्योंकि आपका बजट 100 का है, बट आपकी अभी क्वांटिटी कम आएगी ना पेट्रोल की, राइट। तो ऐसे एग्जाम्पल के लिए ही ये बनाया गया है, ठीक है। सो क्या बोला गया है यहाँ पे, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाई 15%,
ओके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करते हैं अभी थोड़ा डिटेलिंग से बताता हूँ, बाद में आप फाइनली फटाफट भी कर सकते हो ऐसे एग्जाम्पल को। तो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कि आर्टिकल की जो प्राइस है वो मैं यहाँ पे 100 रुपये ले लेता हूँ, ठीक है। कंजप्शन में सपोज ये जो फैमिली है वो कोई कंजप्शन 100 यूनिट्स कर रही है, राइट। समझो कि ये हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है व्हीट का, कुछ भी मतलब एक साल में कंजप्शन 100 यूनिट्स कर रही है, प्राइस जो है वो पर यूनिट प्राइस 100 है, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ यहाँ पे, डेफिनेटली प्राइस इंटू कंजप्शन 100 इंटू 100 दैट विल बी 10,000 हो जाएगा, राइट। नाउ क्या बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 15%, 100 का 15% इंक्रीज हुआ तो 115 हो जाएगी, राइट। सो 115 हो जाएगी। कंजप्शन क्या करना है यहाँ पे, डिक्रीज करना है। कितना डिक्रीज करना है कि एक्सपेंसेस आपका वही रहे, राइट। सो क्या बोला गया यहाँ पे कि आपको अपना एक्सपेंसेस तो 10,000 ही रखना है, बट आपको अपना कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइस तो भी इंक्रीज हो चुकी है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 115 इंटू कंजप्शन यूनिट्स एक्स दैट इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। सो एक्स क्या आएगा 10,000 बाई 115, ठीक है। 5 से अगर निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, अगर 5 से निकाल दोगे तो आएगा 2000 बाई 23, राइट। तो अभी इतना कंजप्शन उनको करना पड़ेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन क्या है, हाउ मच हाउस होल्ड शुड डिक्रीज देयर कंजप्शन सो एज टू कीप हिज एक्सपेंडिचर सेम, और ऑप्शंस जो आपको दिए हुए परसेंटेज में दिए हुआ है, ओके। तो आगे जैसा देखा परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज फाइंड करने के लिए डिक्रीज कितना हुआ वो फाइंड करेंगे और ओरिजिनल कितना था वो करेंगे, ऐसा करेंगे। डिक्रीज कितना हुआ वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था वो इंटू 100 करेंगे परसेंटेज करने के लिए। सो डिक्रीज कितना हुआ, पहले 100 था, अभी डिक्रीज होकर 2000 बाई 23 हो गया। ओरिजिनल कितना था 100 था, राइट। सो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 100 तो वैसे ही कैंसिल होने वाला है, जो आंसर आएगा वो ऐसे ही आएगा, लाइक 2300 माइनस 2000 बाई 23, ठीक है। सो आंसर क्या आएगा, दिस विल बी 300 बाई 23%। नाउ आंसर देखो है ही नहीं बट मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सो 300 को आपको 23 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो फिर आपका आंसर आएगा इस तरीके से कुछ। सो आंसर आएगा आपका फिर 13/1/23%, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास 13/1/23, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल बुक्स में है ना शॉर्टकट इक्वेशन से भी दिए होते हैं, बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको इसी तरीके से एग्जाम्पल को सॉल्व करना रहेगा। 1000 sweets need to be distributed equally among the school students in such a way that each student gets sweet equal to 10% of the total students. Then the number of sweets each student gets what? Okay, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि हमारे पास कुल मिला के स्वीट्स जो है वो 1000 है, ठीक है। 1000 स्वीट्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि हर एक स्टूडेंट को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं उसके 10% मिले, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूं स्कूल में टोटल जो स्टूडेंट्स है वो n है, ठीक है। सो एक स्टूडेंट को कितनी स्वीट्स मिलेगी, इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। बोला गया है ना कि ईच स्टूडेंट गेट्स स्वीट इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, मतलब 10% ऑफ n, एक स्टूडेंट को इतनी स्वीट्स मिलेगी। सो 10% मतलब n/10 लिख लूं, है ना। तो एक स्टूडेंट को n/10 स्वीट्स मिलेगी, ओके। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, n स्टूडेंट है, जो एक स्टूडेंट को इतनी स्वीट्स मिलेगी तो n स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, सिंपल n/10 इंटू n कर लूंगा, ठीक है। दैट विल बी n²/10 स्वीट्स मिलेगी, बट n²/10 स्वीट्स मिलकर स्वीट्स खत्म हो जाएगी, तो दिस विल बी दी टोटल स्वीट्स, है ना, क्योंकि n स्टूडेंट को मिल गई, हमने बांट दिया, स्वीट्स खत्म हो गई। सो दिस विल बी दी टोटल स्वीट्स, बट टोटल स्वीट्स तो दी गई है, कितनी है 1000। सो कंपेयर कर सकता हूं मैं, n²/10 इज इक्वल टू 1000, सो n² इज इक्वल टू 10,000, n इज इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 100 है,
नाउ पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ स्वीट्स ईच स्टूडेंट गेट। देखो एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 10% ऑफ एन, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। सो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10। क्लियर। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल एग्जाम्पल्स होते हैं परसेंटेज के। इक्वेशन के बेस पे कुछ नहीं होता है, अपने लॉजिक्स लगा के करना पड़ेगा, राइट। 12th example, weights of two friends A and B are in the ratio of 1:2. A's weight increases by 20% and the total weight of A and B together becomes 60 kg with an increase of 30%. By what percentage the weight of B increase? Okay, यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो फ्रेंड A और B का वेट का रेशियो बोला गया है ना। हमने रेशियो चैप्टर पढ़ा नहीं है, बट आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा कि रेशियो क्या होता है। यहाँ पर रेशियो में मेंशन किया है कि 1:2। इसका मतलब ये हुआ कि A:B अगर 1:2 है तो A1 है B2 है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। A could be 1 then B could be 2। A अगर 2 है तो B 4 हो सकता है, अगर A 3 है तो B 6 हो सकता है। इसका रेशियो का मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब A = X तो B = 2X, ठीक है। तो कभी भी रेशियो वगैरह कुछ दिखे तो आपको इस तरीके से ले लेना है, राइट। सो टू फ्रेंड्स A और B, उनका वेट X और 2X है रिस्पेक्टिवली। ओके, ये उनका ओरिजिनल वेट है। उनके ओरिजिनल वेट का टोटल अगर करें तो टोटल वेट उनका 3X हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द ओरिजिनल वेट। नाउ क्या हो रहा है, A का वेट इंक्रीज हो रहा है बाय 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी दी 20% ऑफ दी X। 20% पता है 1/5 होता है, ओके। तो 20% इंक्रीज हुआ मतलब x/5 इंक्रीज हुआ। सो ओरिजिनल x था, नाउ x/5 हुआ। सो x का नया वेट क्या हो जाएगा, 6x/5 हो जाएगा, राइट। सो A's वेट इंक्रीज बाय 20%, सो A का जो नया वेट है वो 6x/5 हो गया, ओके। देन द टोटल वेट ऑफ A and B टुगेदर बिकम्स 60 kg विथ एन इंक्रीज ऑफ 30%। ओके, नया वेट क्या हुआ, A और B का नया वेट टोटल 60 kg हुआ, ओके, बट विथ एन इंक्रीज ऑफ 30%। ओरिजिनल जो 3x था उसमें 30% इंक्रीज हुआ और फिर 60 kg हुआ। नाउ 3x का 30% कितना होगा, ठीक है। 3x का 30% करोगे तो क्या हो जाएगा, सो 30% पता होता है 3x इंटू 3/10 होता है। दिस विल बी 9x/10 हो जाएगा 30%। सो पहले 3x था, ओके, अभी कितना हो जाएगा टोटल न्यू A प्लस B कितना हो जाएगा नया 3x प्लस 9x/10। दिस विल बी 39x/10, ठीक है। सो A का दैट विल बी इक्वल टू 60, बट उसका अभी जरूरत नहीं है। देखो क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि बोला गया है कि न्यू वेट ऑफ A प्लस B इज 39x/10। तो न्यू वेट ऑफ A प्लस बी, न्यू वेट ऑफ A प्लस बी, जिसमें न्यू वेट ऑफ A प्लस न्यू वेट ऑफ B दैट इज इक्वल टू 3.9x लिख लूँ मैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ठीक है। नए वेट क्या है A का 6x/5, इसको आप चाहो तो 1.2x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो 1.2x प्लस न्यू वेट ऑफ B दैट इज इक्वल टू 3.9x, ठीक है। तो B का नया वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे 3.9x माइनस 1.2x, दिस विल बी 2.7x हो जाएगा, ठीक है। सो वेट B का नया वेट कितना हुआ 2.7x। नाउ B का ओरिजिनल वेट कितना था 2x था, नया कितना आया 2.7x आया, इंक्रीज हुआ कुछ है ना। तो वही पूछा है कि बाय व्हाट परसेंटेज द वेट ऑफ B इंक्रीजेस। तो वेट कितना इंक्रीज हुआ 0.7, ओरिजिनल कितना था 2x, ठीक है, ये 0.7x और 2x, ठीक है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, दिस विल बी 35%, ठीक है। अभी ये कैसे आया ये मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है कि ये इक्वेशन आपको कैसे पुट करना है अभी, ठीक है। आगे हमने 2-3 एग्जाम्पल ऐसे कर लिए हैं, राइट। सो इस तरीके से आपका इसमें आंसर आएगा 35%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, when the price of rice increased by 30%, a family reduces its consumption such that the expenditure is only 20
only 20% more than before. If 50 kg of rice is consumed by family before, then find the new consumption of the family. Okay, यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखो आगे हमने से कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाला एग्जांपल देखा, थोड़ा उसमें ये अलग डेटा है. ओके, यहाँ पे ऑलरेडी हमें दे दिया है कि फैमिली जो है वो पहले 50 kg राइस कंज्यूम कर रही थी, हमने वहां पे सब अज्यूम करके किया हुआ था. ठीक है, ओके, सेम ले लेते हैं, राइस की प्राइस 100 ले लेते हैं. ठीक है, कंजम्पशन कितना है ऑलरेडी बोला गया है कंजम्पशन, तो वो ले लेते हैं 50 kg. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर होगा 100 इंटू 50, दिस विल बी 5000 हो जाएगा. ओके, नाउ क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 30%. सो 100 का कितना हो जाएगा यहाँ पे 130 हो रहा है. ओके, द एक्सपेंडिचर इज ओनली 20% मोर देन बिफोर. ओके, तो फाइंड द न्यू कंजप्शन ऑफ द फैमिली. नया कंजप्शन यहाँ पे एक्स फाइंड करना है हमें. एक्सपेंडिचर क्या बोला गया है, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओनली 20%. ओके, 5000 था, उसका 20% करो. देखो यहाँ पे एक टेक्निक आप याद रखो, आपको किसी भी चीज का 10% फाइंड करना है, लाइक 10% ऑफ 5000, तो क्या कर देना है, एक जीरो कैंसिल कर देना है, तो वे 500 हो जाएगा. सिमिलरली 20% आपको फाइंड करना है 5000 का, 10% 500 होता है, तो 20% डबल हो जाएगा 1000, है ना. जब भी 10% 20% का चक्कर आता है तब आपको ऐसे करना होता है. राइट, नाउ क्या बोला गया है, एक्सपेंडिचर 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 5000 का 20% कितना होगा 1000 होगा, तो 5000 में 1000 ऐड कर दो, तो हो जाएगा ये 6000. राइट, नाउ 6000 कैसे आया होगा, प्राइस इंटू कंजप्शन, दैट विल बी 6000. सो एक्स विल बी 6000 बाई 130. So new consumption will be 600 by 13. Right? Now find the new consumption of the family. Exactly तो यहाँ पे डेटा नहीं आया है, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कि ऑप्शन सेट हो रहा है क्या नहीं. यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सेट हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली सेट हो रहा है. ठीक है, 46. सो आंसर हमें लिख लेना है बी 46. ठीक है, सो ये सिंपल एग्जाम्पल होगा, आगे जैसा देखा था वैसा ही थोड़ा इसमें था. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. 60% of the employees of a company are women and 75% of the women earn 20,000 or more in a month. Total number of employees who earns more than 20,000 per month in the company is 60% of the total employees. What fraction of man earns less than 20,000 per month? बहुत घुमा फिरा के सब डेटा दिया हुआ है. ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करो इसको. देखो कैसे कर सकते हैं इसको. सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो हमारे पास कोई डिजिट नहीं, सब परसेंटेज में ही दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि कंपनी में 100 एम्प्लॉय है. ठीक है, या फिर 100% है. 60% जो द कंपनी ऑफ आर वीमेन. ओके, 100 में से 60 जो है वो वीमेन है, तो ऑब्वियसली बाकी जो बचे वो मैन है. 75% of women earn 20,000 और मोर इन अ मंथ. ओके, 60 वीमेन है, 75% earn करना है. अभी हमने पता है 75% का फ्रैक्शन 3/4 होता है, तो 3/4 का 60 करोगे तो कितना आएगा 45 आएगा. राइट, सो 45 वीमेन है, वो 20,000 से ज्यादा अर्न कर रही है. राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो 15 वीमेन है वो 20,000 से कम अर्न कर रही है. ठीक है, ओके, नाउ डेटा पढ़े. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु अर्न्स मोर देन 20,000 पर मंथ इन द कंपनी इज 60% ऑफ द टोटल एम्प्लॉइज. ओके, तो जो 100 एम्प्लॉइज है उसमें 60 एम्प्लॉइज जो है वो 20,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, 40 एम्प्लॉइज है जो 20,000 से कम कमा रहे हैं. पूछा क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैन अर्न्स लेस देन 20,000. देखो लेस देन पूछा हुआ है यहाँ पे. ओके, तो लेस देन वाले डेटा पे फोकस करें. देखो 100 एम्प्लॉइज थे, उसमें 40 जो एम्प्लॉय है वो ऑब्वियसली 20,000 से कम कमा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे भी देखें फीमेल में, तो फीमेल में 15 वीमेन ऐसी है जो 20,000 से कम कमा रही है. उसका मतलब ये हुआ कि 40 जो मैन है उसमें से 25 जो मैन होंगे वो लेस देन कमाएंगे 20,000 से, और बाकी के जो 15 बचे वो 20,000 से ज्यादा कमाएंगे. पता चला क्यों ऐसा हुआ है ना, क्योंकि हमें क्या बोला गया था कि 40 जो लोग हैं, 40 एम्प्लॉय जो है वो कौन है,
जो 20,000 से कम कमा रहा है। बट हमें यहाँ पे देखा वीमेन में 15 तो ऐसी है जो 20,000 से कम कमा रही है, तो बाकी के जो 25 हो गए वो डेफिनेटली मैन होने वाले हैं जो 20,000 से कम कमाएंगे, राइट। ओके, तो यही पूछा गया है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ मैन अर्न्स लेस देन 20,000 पर मंथ। ओके, मैन कितने हैं टोटल, 40 है, कितने कमा रहा है 20,000 से कम, 25, तो ये आपका फ्रैक्शन हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करोगे 5 से डिवाइड करोगे तो 5/8 आ जाएगा, ठीक है। सो ये होगा यहाँ पे आपका आंसर सॉल्व। तो ये ऐसे एग्जांपल भी कभी एग्जाम में आते रहते हैं जहां पे आपको कुछ सॉल्व नहीं करना होता, इस तरीके से ग्राफिकली लॉजिक लगा के आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A got 30% of the maximum marks in an examination and failed by 10 marks. However, B, who took the same examination, got 40% of the total marks and got 15 marks more than the passing marks. What were the passing marks in the examination? सेम ऐसा एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने देख लिया है, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे डिजिट्स में चेंज है, राइट। तो मैं एग्जाम्पल अभी यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना। ऑलरेडी देख लिया है तो करने का कोई मीनिंग नहीं है, अभी सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। दीपक वॉज टू गेट अ 50% हाइक इन हिज पे बट द कंप्यूटर ऑपरेटर रॉन्गली टाइप द फिगर एज 80% एंड प्रिंटेड द न्यू पे स्लिप। तो बहुत गड़बड़ हो गई ना, 50% हाइक देने की जगह पे 80% हाइक मिल गया, ये ऑपरेटर की गलती की वजह से। ही रिसीव दिस रिवाइज सैलरी फॉर 3 months, और उस तरीके से 3 month तक सैलरी मिलती रही बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज द मिस्टेक। What percentage of his correct new salary will get in the 4th month if the excess paid to him in the previous 3 months is to be deducted from his 4th month? ठीक है, क्वेश्चन पता चला आपको क्या बोला है क्वेश्चन में कि 50% हाइक मिलने वाला था, बट कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती की वजह से उसको 80% हाइक मिला और 3 महीने तक वो 80% हाइक वाली उसको सैलरी मिली। 3 महीने बाद पता चला कि ये तो गड़बड़ हुई है ना। जब 4th मंथ में जब उसको सैलरी मिलेगी तब कुछ ऑब्वियसली कट करना पड़ेगा ना, क्योंकि 50% और 80% उसको 30% ज्यादा मिल रहा है, तो जो 30% उसको ज्यादा 3 महीने तक मिला है वो उसको नेक्स्ट 4 मंथ की सैलरी में माइनस करना पड़ेगा। तो हमें वही फाइनल करना है कि उसको बाद में एक्चुअली कितना मिलने वाला है, कितना परसेंटेज बाद में मिलेगा। सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं ले लेता हूँ कि भाई कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ है ना, तो अब सैलरी ले लो ₹100 ना, उसकी सैलरी 100 रुपया ले लो, राइट। नाउ क्या बोला गया है, उसको हाइक कितना मिलने वाला था, एक्चुअल कितना मिलने वाला था, 50% मिलने वाला था, ठीक है। तो 50% के बाद सैलरी कितनी हो जाती, 150 हो जाती, बट रॉन्गली 80% हो गई, सो उसकी सैलरी कितनी हो गई, 180 हो गई, है ना। तो ये रॉन्ग सैलरी ₹180 उसको 3 मंथ तक मिल रही है, ठीक है, राइट। सो इसको 180 रुपये 3 मंथ तक मिल रहे हैं, तो कितने मिले होंगे उसको, 540 रुपीज मिले होंगे, राइट। एक्चुअली मिलने कितने चाहिए थे, 450 मिलने चाहिए थे, राइट। तो डिफरेंस कितना हुआ, सो डिफरेंस इन सैलरी 3 मंथ में उसको कितनी ज्यादा मिली, 540 माइनस 450 दैट विल बी 90 रुपीज। तो 3 मंथ में उसको 90 रुपीज ज्यादा मिले। नाउ 4th मंथ में तो उसको रेगुलर सैलरी मिलेगी, 4th मंथ में बोला गया है कि उनको गलती पता चल गई और 150 उसको सैलरी देगी जाएगी, बट उसको एक्स्ट्रा कितना मिला हुआ है, 90 रुपीज मिला हुआ है ना एक्स्ट्रा। तो एक्चुअल 4th मंथ में कितनी सैलरी मिलेगी, एक्चुअल 4th मंथ में सैलरी उसको मिलेगी 150 माइनस 90 दैट विल बी 60 रुपीज ही उसको मिलेंगे, है ना। तो 4th मंथ में सिर्फ उसको 60 रुपीज मिलने वाला है। नाउ हमें क्या पूछा गया है, what percentage of his correct new salary will get in the 4th month if the excess paid to him in the previous 3rd month is to be deducted from his 4th month. ओके, उसको फाइनल सैलरी कितने मिलने वाली है, 4th मंथ में 60 मिलने वाली है, बट एक्चुअल 4th सैलरी है कितनी उसकी, 150 है। तो ये परसेंटेज कितना आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दिस विल बी 40%, ठीक है। सो उसको यहाँ पे 40% ही मिलने वाला है उसकी खुद की अभी 4 मंथ की जो न्यू सैलरी है उसका, राइट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसको ऑलरेडी ज्यादा मिल चुके थे तो वो डिडक्ट कर दिया गया है, उसके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ यहाँ पे, है ना। सो ये हो गया 16th एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश फ्रूट कंटेन 75%,
while dry fruits contain 20% water. If the weight of dry fruit is 300 kg, then what was its total weight when it was fresh? देखिए दो कंडीशन दी हुई है आपके पास, यहाँ पे फ्रेश फ्रूट है जिसमें 75% वाटर है, दूसरा ड्राई फ्रूट है कि जिसमें 20% वाटर है। ठीक है, बोला क्या गया है कि ड्राई फ्रूट का वेट 300 kg है। अभी कोई भी फ्रूट जो होता है, फ्रूट में दो पार्ट होता है, एक होता है पल्प जो हम खाते हैं और दूसरा होता है वाटर, वो जो पीते हैं। ठीक है, सो क्या बोला गया है कि 300 kg वेट है, उसमें 20% वाटर है। नाउ 20% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सो ड्राई फ्रूट में 60 kg तो वाटर है, तो पल्प कितना रहेगा, 300 माइनस 60 kg, दिस विल बी 240 kg, राइट। तो 240 kg जो होगा वो पल्प रहेगा। नाउ यही ड्राई फ्रूट जब फ्रेश था, जब वो फ्रेश फ्रूट था उसमें 75% वाटर था। ठीक है, मतलब ये जो था जब उसमें 75% वाटर था तो बाकी क्या होगा, बाकी का 25% पल्प होगा। पानी कम या ज्यादा होने से पल्प में कोई फर्क पड़ता है, पल्प तो जो होता है उतना ही रहता है, पानी कम या ज्यादा हो सकता है ना। तो 25% जो पल्प था वो ऑब्वियसली 240 kg ही था। सो 25% ऑफ फ्रेश फ्रूट जिसका जो वेट है वो 240 है। ठीक है, तो 25% मतलब पता है तो 1/4 होता है। सो 1/4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दिस विल बी 960 kg। ठीक है, तो फ्रेश फ्रूट जब था तब उसका वेट 960 kg था, राइट। पता चला क्यों ऐसा किया, क्योंकि पल्प जो होता है वो तो कम ज्यादा नहीं होने वाला है ना, वाटर जो होगा वो ज्यादा या कम होता रहेगा। तो जो ड्राई फ्रूट में जितना पल्प था उतना ही फ्रेश फ्रूट में भी पल्प रहेगा, हालांकि परसेंटेज चेंज होगा। क्यों परसेंटेज चेंज होगा, क्योंकि पानी का डिफरेंस है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का वेट कम होगा क्योंकि उसमें 20% वाटर है, फ्रेश फ्रूट का वेट ज्यादा होगा क्योंकि उसमें 75% वाटर है। बट उस ड्राई फ्रूट में जो 80% पल्प है दैट इज इक्वल टू फ्रेश फ्रूट के 25% वेट। ठीक है, तो इसलिए हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया, राइट। तो सब कॉन्सेप्चुअल होता है, यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं होता है। अगर ये सब एग्जाम्पल आएंगे ना तो ही एग्जाम क्लियर होने वाली है। ठीक है, नाउ 18th नंबर का एग्जाम्पल, इन एन एग्जामिनेशन 50% of the students passed in science, 75% passed in social, 20% students failed in both subjects. If 270 students passed in both subjects, find the total number of students who appeared in the exam. Okay, ऐसे एग्जाम्पल्स मोस्टली आते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसके लिए समझो। देखो आपके पास दो सब्जेक्ट है, ठीक है, कौन कौन से, एक साइंस से एक सोशल है। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये साइंस सब्जेक्ट है, दूसरा है सोशल सब्जेक्ट है। ठीक है, सो ये डेटा क्या दिया हुआ है कि 50% स्टूडेंट पास इन साइंस, उसका मतलब 50 स्टूडेंट जो हो गए वो फेल भी हुए हैं साइंस में, तो मैं यहाँ पे फेल का डेटा लिख रहा हूँ। सिमिलरली 75% पास इन सोशल, उसका मतलब जो 25% जो फेल सोशल में हुए हैं, राइट। तो ये जो पूरा है साइंस, मतलब ये पूरा हम कंसीडर कर रहे हैं। These are the 50% failed student in science. These are the total of 25% students in social. But 20% students failed in both. ठीक है, सो पता चला मैंने इसीलिए यहाँ पे फेल का डेटा लिखा क्योंकि मुझे कॉमन जो डेटा वो फेल का डेटा दिया हुआ था। ठीक है, ओके। सो नाउ हमें फाइंड करना है कि एटलीस्ट टोटल स्टूडेंट्स ऐसे कितने हैं जो एटलीस्ट कोई एक सब्जेक्ट में भी फेल हुआ है। देखो 50% में ये 20% भी आ जाएंगे, ये 25% में ये 20% भी आ ही जाएंगे ना। तो 20% जो है ना ये सेक्शन में 2 बार रिपीट होगा, इसीलिए हमें एक ही बार चाहिए। सो इसीलिए स्टूडेंट्स हु फेल इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, मिनिमम एक सब्जेक्ट में कितने फेल हुए, 2 सब्जेक्ट में वो भी चलेगा। तो ये 50, सोशल में 25, और ये 20 2 बार रिपीट होगा क्योंकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 50 भी मैंने लिख लिया इस तरीके से, फिर वापस मैंने यहाँ पे 25 भी लिखा, तो अंदर का जो 20 वाला डेटा था ना वो 2 बार काउंट हो गया, इसलिए मुझे एक बार माइनस करना पड़ा। ठीक है, तो ये आएगा 55%। तो स्टूडेंट्स
जो एक एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो 55% है। उसका मतलब 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास है सब सब्जेक्ट्स में, ठीक है। 45% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास है। नाउ बोला गया है इफ 270 स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो डेटा हो गया 45% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आर पास, 45% टोटल जो दिया हुआ है 270। सो 45% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वो 9/20 आएगा। सो 9/20 ऑफ टोटल इज 270। सो टोटल विल बी, देखो ये 9 3 जा 27, 30 20 जा 600, ठीक है। सो इस तरीके से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से एग्जाम्पल को किया जाता है। जनरली एक फॉर्मूला भी होता है, हमने एक सेट चैप्टर स्कूल में पढ़ा होता है, उसमें लिया जाता है लाइक एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने यहाँ पे ऐसा ही किया है, बट हमने यहाँ पे समझ के किया है, ये हमने जो रटा हुआ इक्वेशन होता है उससे करते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको जिस तरीके से चाहो उस तरीके से कर सकते हो। मेरा मत ये है कि आप समझ के करो तो बेटर रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19th, 500 kg of ore contains a certain amount of iron. After the first blast furnace process, 200 kg of slate containing 12.5% of iron was removed. The percentage of iron in the remaining ore was found to be 20% more than the percentage in the original ore. How many kg of iron were there in the original 500 kg ore? Okay, so ऐसे क्वेश्चंस जनरली डिफिकल्टी लेवल वाले कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा दिया हुआ है ना, थोड़ा बैकग्राउंड भी साइंस बैकग्राउंड जैसा वैसा दिख रहा है ना। सो कहना क्या चाहता है एग्जाम्पल कि आपके पास ओर है। ओर क्या होता है, बेसिकली कोई भी मेटल वगैरह होती है जहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसके साथ स्टोन्स और बहुत सारे अलग मिनरल्स भी आते हैं, तो वो सबको सेपरेट करना होता है और बाद में से उसमें मेटल निकाली जाती है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है उसको ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस बोला जाता है। तो आपको ऐसा बोला गया है यहाँ पे कि आपके पास 500 kg ओर है, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस की, और उसमें से आपने 200 kg अलग निकाला, और 200 kg में से आपको मिला सिर्फ 12.5% आयन, ठीक है। तो 200 kg का 12.5% आपका आयन होगा। नाउ 12.5% हमें पता होता है 1/8 होता है ना। तो 200 का 1/8 कितना हो जाएगा 25 kg, ठीक है। सो 200 kg में आपका 25 kg जो है वो आयन है। रिमेनिंग कितना बचा, और 300 kg और बचा, राइट। अभी डेटा क्या दिया हुआ था, द परसेंटेज ऑफ द आयन इन द रिमेनिंग ओर, मतलब ये 300 kg में वॉज फाउंड टू बी 20% मोर देन द परसेंटेज इन द ओरिजिनल ओर। नाउ मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ये डेटा नहीं है कि ओरिजिनल ओर में कितना परसेंटेज आयन है, मैं ये ले लेता हूँ कि ये 500 kg में x% आयन है, ठीक है। सो 500 का x% करूंगा तो कितना आएगा, दिस विल बी 5x, ठीक है। तो इसका मतलब 300 kg में आयन कितना होगा, 500 kg में 5x है, 200 में 25, बाकी यहाँ पे 5x माइनस 25 kg आयन होगा यहाँ पे। तो समझ में आया ये कैसे हुआ, ठीक है। ओके, नाउ डेटा पढ़ते हैं आगे। द परसेंटेज ऑफ द आयन इन द रिमेनिंग ओर, ओके, ये रिमेनिंग ओर में हमें आयन तो मिल गया, बट उसका परसेंटेज फाइंड करना है रिमेनिंग ओर में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने आयन लिखा, उसके नीचे मैंने उसमें और कितना था वो लिखा, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मेरा क्या आ गया, रिमेनिंग ओर में आयन का परसेंटेज आ गया, ठीक है। ये पता ही है, अभी हमने आगे बहुत सारे एग्जाम्पल किया जिसमें फाइंड करना मैंने आपको बताया था। क्या क्या फिर से, ऊपर आयन लिखा, नीचे मैंने यहाँ पे और लिखा जितना है उतना। तो मतलब मुझे क्या मिला कि भाई ये जो रिमेनिंग ओर में उसमें कितना परसेंटेज आयन है, कितना परसेंटेज आयन है, वो 20% मोर देन द परसेंटेज इन द ओरिजिनल ओर। ओरिजिनल में तो x% है, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 20% ऑफ x, राइट। सो कितना है x प्लस 20% मतलब x/5, सो 6x/5 है, राइट। सो यहाँ पे अभी सॉल्व हो गया है हमारा एग्जाम्पल, देखो 5x माइनस 25/3 इज इक्वल टू 6x/5।
ये पता चला 6x/5 कैसे आया, क्योंकि बोला गया था ओरिजिनल से 20% ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे 6x/5 आया, इसलिए मैंने x प्लस 20% ऑफ द x लिखा, क्योंकि x परसेंटेज था यहाँ पे। ठीक है, अभी नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले तो हमारा फिर आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 125/7। ठीक है, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी kg ऑफ आयरन वर देयर इन द 500 kg और ओके, तो वो तो 5x है, सो 5 इंटू 125/7, तो आंसर आएगा 625/7। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 9.22 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो ये हो गया आपका आंसर, जिसमें आपको पास कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी। ठीक है, सो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, राइट। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ क्या किया हमने यहाँ पे। सबसे पहले 500 kg और था, ठीक है, उसमें से 200 kg निकाल दिया था, जिसमें 12.5% आयरन मिला था, तो वो 25 kg हो गया। ठीक है, बाकी 300 kg बचा था, हमने क्या किया फिर 500 kg में x परसेंटेज आयरन लिया, तो x परसेंटेज ऑफ 500 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो जो 300 kg रिमेनिंग है उसमें आयरन कितना होगा, 5x माइनस 25 kg होगा। ठीक है, और हमने क्या किया कि इसका परसेंटेज निकाला, आयरन परसेंटेज, रिमेनिंग ओर में आयरन कितना होगा उसका हमने परसेंटेज निकाला। कैसे निकाला, आयरन बाई ओर। ठीक है, और वो कितना था, x परसेंटेज से 20% ज़्यादा था, इसलिए हमने x प्लस 20% ऑफ x किया और उसको इस फ्रैक्शन में ला लिया। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया, x मिल गया, x मिलने के बाद उसको 5x kg में डाल दिया, क्योंकि हमें 5x फाइंड करना था। x तो परसेंटेज मिला कि भाई 500 kg में इतना प्रतिशत जो है वो आयरन रहेगा, बट एक्चुअली कितना है आयरन वो फाइंड करने के लिए 5x में हमें x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वो जब वैल्यू पुट की हमें, तो हमने आंसर 89.22 मिल गया। ठीक है, सो ये होगा हमारा 19th एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्कूल देर आर 2000 स्टूडेंट्स। ऑन January 2nd all the students were present in the school except 4% of the boys, and on January 3rd all the students are present in the school except 28/3% of the girls, but in both the days number of students present in the school were same. The number of girls in the school is question mark. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिक लगाओ आप। यहाँ पे बोला गया है कि पहले दिन पे मतलब 2 जनवरी पे क्या हो रहा था, सिर्फ 4% बॉयज जो थे वो एब्सेंट थे। ठीक है, 3 जनवरी पे क्या बोला कि सिर्फ 28/3% जो गर्ल्स है वो एब्सेंट थी। ठीक है, बट दोनों जगह, बट इन बोथ द डेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द स्कूल वर सेम, वो तो डेफिनेटली है ना। सो 2000 स्टूडेंट्स है, राइट, वो 2000 स्टूडेंट में कुछ बॉयज हो गए कुछ गर्ल्स हो गए, राइट। तो ये सबसे पहला इक्वेशन लिख लो आपका इस तरीके से कि b + d = 2000 है, राइट। नाउ जितने लोग प्रेजेंट होंगे उतने ही लोग एब्सेंट हो गए, तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ना कि 4% बॉयज एब्सेंट है, 28/3% गर्ल्स एब्सेंट है, बट दोनों दिन में प्रेजेंट सेम है। तो अगर प्रेजेंट लोग सेम है तो एब्सेंट लोग भी सेम होने चाहिए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 23% ऑफ गर्ल्स, राइट। सो 4% क्या होता है, b/25, फ्रैक्शन पता हो तो। नाउ 28/3 का फ्रैक्शन करना होगा तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो अभी यहाँ पे हम देखें तो ये 25 4 हो जाएगा और यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, तो 3b = 7g हो जाएगा, राइट। फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, तो यहाँ से b = 7g/3 ये इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आएगा, 2000 = 7g/3 + g। सो 7g/3 + g करोगे तो 10g/3 = 2000, देन g विल बी 600। ठीक है, सो आंसर आएगा नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 600। पता चला क्या किया, जितने एब्सेंट है उतने ही आपके प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो दोनों को इक्वेट किया इस इक्वेशन से। फिर हमने जो वैल्यू मिली बी और जी के रिलेशन जो मिला उसको हमने मेन इक्वेशन में डाल दिया, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इन अ कॉलेज देयर आर 1800 स्टूडेंट्स। लास्ट डे एक्सेप्ट 4% ऑफ द बॉयज ऑल द स्टूडेंट वर प्रेजेंट इन द कॉलेज।
today except 5% of the girls, all the students are present in the college, but in the both days number of students present in the college were same. The number of girls in the college is question mark. सेम प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही है, तो ये आपको खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 22. 80% of a smaller number is 4 less than 40% of a larger number. The larger number is 125 greater than the smaller one. The sum of these two number is what? Okay. अभी सेम मैंने आगे जैसे बोला था, इंग्लिश लैंग्वेज को आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या बोला गया है, 80% of smaller number is 4 less than 40% of larger number, है ना। सो नाउ 80% पता है हमें, स्टार्टिंग में ही देखा 80% मतलब 4/5 होता है. सो दिस इज 4/5 ऑफ एस दैट इज इक्वल टू 40% मतलब हमें आगे ही देखा 2/5 होता है. 2/5 ऑफ एल माइनस 4. ओके नाउ और क्या डेटा दिया हुआ था, द लार्जर नंबर इज 125 ग्रेटर देन द स्मॉलर नंबर. मतलब लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर उनका डिफरेंस 125 दिया हुआ है. हमें फाइंड करना है एल प्लस एस फाइंड करना है, द सम ऑफ दिस टू नंबर. ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है. यहां से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा. कैसे मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो. 4s इज इक्वल टू 2l माइनस 20. 5 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया और कैंसिल आउट हो गया, राइट. सो 2l माइनस 4s इज इक्वल टू 20. ये सेकेंड इक्वेशन आ गया. इन दोनों इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे l है माइनस एस इज इक्वल टू 125 है और यहाँ पे 2l माइनस 4s इज इक्वल टू 20 है. इसको मैं क्या करता हूँ, ये सेकेंड इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा l माइनस 2s इज इक्वल टू 10 आ जाएगा. ठीक है, नाउ इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. यहाँ पे लिख लेता हूँ l माइनस 2s इज इक्वल टू 10. नाउ माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सो एल एल कैंसल, माइनस एस प्लस 2s एस, 125 माइनस एस 115, राइट. तो L कितना आ जाएगा, L विल बी 125 प्लस 115, दिस विल बी 240. हमें तो L प्लस एस फाइंड करना है. L प्लस एस विल बी 115 प्लस 240, दिस विल बी 355. तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राइट. तो बहुत सिंपल एग्जांपल था, सिर्फ इक्वेशन को यहाँ पे आपको पुट करना था समझ के और सॉल्व करना था. देखो सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व करने में आपका टाइम ज़्यादा जाना नहीं चाहिए. अगर बीच में आपकी सब्ट्रैक्शन एडिशन में गड़बड़ हो रही है तो आपको 6th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी स्टार्ट करनी पड़ेगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23. इन अ प्राइवेट कंपनी 60% ऑफ द एम्प्लॉयज आर मैन and 48% of the employees are engineer, while 66.6% of the engineers are men. The percentage of the women who are not engineer is. देखो आगे जैसा किया ना वैसा ही कुछ एग्जाम्पल है. क्या लिया गया है यहाँ पे, एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 100 एम्प्लॉयज ऐसा ले लो, राइट. 100 एम्प्लॉयज में से 60 एम्प्लॉयज जो है वो मैन है, तो बाकी ये जो ऑब्वियसली कौन होंगे 40 वो वीमेन है. 48% ऑफ द एम्प्लॉयज आर इंजीनियर. ओके 100 में से 48 जो है वो इंजीनियर है एंड 66.66% इंजीनियर्स आर मैन. इसका मतलब क्या है, 2/3 है ना. ये परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना चाहिए. 2/3 ऑफ इंजीनियर्स आर मैन, तो इसका 2/3 कितना होगा, इसका 2/3 होता है 32. तो बाकी कितना बचा 1/3, दिस विल बी 16. सो 48 इंजीनियर्स है, उसमें 32 जो है वो मैन है, तो 16 कौन होगी, वीमेन होगी. ठीक है, तो यही पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ वीमेन हु आर नॉट इंजीनियर्स. ठीक है, इंजीनियर वीमेन कितनी है 16 है, राइट. टोटल वीमेन कितनी है 40 है, तो 16 इंजीनियर वीमेन है, टोटल 40 वीमेन है. तो ऐसी वीमेन कितनी है कि जो इंजीनियर नहीं है, नॉट एन इंजीनियर, तो वो 40 माइनस 16 है, दिस विल बी 24, राइट. उसका परसेंटेज पूछा है तो क्या करेंगे, नॉट इंजीनियर 24, टोटल वीमेन 40, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, राइट. तो यहाँ पे ये 0 0 कैंसल, 6 4 24, आंसर आएगा आपका 60%. ठीक है, आगे वैसा ही एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कवर किया था, तो ये आपका यहाँ पे रिविजन एग्जाम्पल हो गया.
नाउ 24th एग्जाम्पल. Initially, a shopkeeper had X pens. A customer bought 10% pens from X. Then another customer bought 20% of the remaining pens. After that, one more customer purchased 25% of the remaining pens. Finally, the shopkeeper is left with 270 pens in his shop. How many pens were there initially in his shop? Okay, so बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, राइट. यहाँ पे X पेन दी हुई है ना, आप अज्यूम कर लो, अभी ही अज्यूम कर लो कि उसके पास 100 पेन है. ठीक है, तो बहुत सिंपल हो जाएगा एग्जाम्पल. ओके, समझो कि उसके पास 100 पेन है, राइट. अ कस्टमर बॉट 10% पेन्स फ्रॉम X. 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है. तो बाकी कितनी बची? 90 बची. ओके, देन अनदर कस्टमर बॉट 20% ऑफ द रिमेनिंग पेन्स. तो 90 का 20% कितना होगा? 18 होगा, है ना. तो 90 में से 18 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 72 होगा. ओके, आफ्टर दैट वन मोर कस्टमर परचेज 25% ऑफ द रिमेनिंग पेन्स. 25% ऑफ 72 मतलब 72 का 1/4 करना है, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है. सो 72 का 1/4 कितना होगा? 74 का 1/4 होगा 18, राइट. तो 72 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा? वो आएगा फिर 54, राइट. सो 54 जो है वो बची है फाइनली, राइट. नाउ मतलब हुआ क्या कि हमें यहाँ पे तो बोल दिया कि शॉपकीपर इज लेफ्ट विथ 270 पेन इन हिज शॉप. कब? जब उसके पास X पेन थी तब. बट हमारा सिचुएशन क्या हुआ? हमारे पास ऐसा डेटा आया कि 54 बची हमारे पास. कब? जब हमारे पास 100 पेन थी, राइट. बट यहाँ पे 270 बच रही है. कब? जब X थी. तो X की वैल्यू कितनी आएगी? X इज इक्वल टू 270 इंटू 100 बाई 54. नाउ 20, यहाँ पे 10 अलग निकाल लो. 27 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 5 यहाँ पे हो जाएगा. तो X इज इक्वल टू 500 हो जाएगा, राइट. तो X की वैल्यू यहाँ पे 500 है. मतलब पेन्स जो इनिशियली थी वो शॉप में 500 थी. ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पे फ्रैक्शन वगैरह आपका क्लियर होगा ना, तो ऐसे एग्जाम्पल फटाफट हो गए. और एग्जाम में ऐसी ही रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इस तरीके से फटाफट करना है. ऐसा नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ अच्छी तरीके से. मैथ्स में अच्छा लिखने का मार्क्स नहीं होता है, मैथ्स में फटाफट करने के मार्क्स होते हैं. ठीक है, नाउ देखते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल 25th. इन अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स 65% आर बॉयज. तो लिख रहे थे पहले ही 500 स्टूडेंट्स है, उसमें 65% जो है वो बॉयज है. ओके, 65% कितना होगा? 500 का. ठीक है, तो कैसे कर सकते हो? फटाफट अगर आपको परसेंटेज निकालना है, अगर आप ऐसे करोगे, जनरली हम ऐसे करते हैं ना, 500 इंटू 65/100, ना 0 निकाल दिया तो गया. बट हमें पता ही है कि 500 है तो इसे 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो. ऐसा क्यों करना? लिखना भी क्यों ऐसा, है ना. तो अगर 65 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 325, राइट. सो 500 में से 325 बॉयज हैं, 500 में से बाकी कितने बचे? 175, तो वो गर्ल्स है, राइट. नाउ आगे डेटा पढ़े. 20% ऑफ द गर्ल्स एंड 40% ऑफ द बॉयज फेल्ड द एग्जाम. ओके, सो इसका 20% मतलब कितना हो जाएगा? 10% 17.5 होगा, तो 20% 35 होगा. ठीक है, 40% ऑफ द बॉयज फेल्ड द एग्जाम. इसका 40% कितना होगा? 325 का 10% 32.5 होगा, 20% 65 होगा, तो 40% 130 होगा. ठीक है, सो कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं? तो दिस विल बी 165 स्टूडेंट्स जो है वो फेल्ड हुए हैं, राइट. तो पास कितने हुए हैं? पास हुए हैं 500 में से 165 निकालो तो बाकी बचे 335. सो इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं. ठीक है, सो ये हो गए हमारे परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. ठीक है, आपको और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. एटलीस्ट हर एक चैप्टर के आपको 100 से 150 एग्जांपल सॉल्व करोगे तब भी कोई भी चैप्टर आपको आएगा, राइट. तो ये हो गया आज का लेक्चर. आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा. डेफिनेटली थोड़ी देर लगेगी कैलकुलेशन फास्ट करने में, बट जैसे जैसे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी और बहुत सारे डिफरेंट लॉजिक्स भी मिलते रहेंगे. ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.